लो। सफर की ठोकरें ही मंजिल का पता देती है, ना रुक ए मुसाफिर इन महीन मुश्किलों से, क्योंकि शौर्य के कदमों में ही सफलता सर झुकाती है। भारतीय रेलवे दे रही है आपको सरकारी नौकरी प्राप्त करने का एक सुनहरा मौका। रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे छात्रों के सिलेक्शन को 100% श्योर करने के लिए एसएससी मेकर लेकर आया है श्योर सिलेक्शन बैच, जिसमें आपकी तैयारी को एकदम दमदार तरीके से कराया जाएगा। तो बिना देरी किए अभी ज्वाइन करें एसएससी मेकर का श्योर सिलेक्शन बैच मात्र 350 रुपए में। अधिक जानकारी के लिए डाउनलोड करें एसएससी मेकर का ऐप या दिए गए नंबर पे कॉल करें। सफर की ठोकरें ही मंजिल का पता देती है, ना रुक ए मुसाफिर इन महीन मुश्किलों से, क्योंकि शौर्य के कदमों में ही सफलता सर झुकाती है। भारतीय रेलवे दे रही है आपको सरकारी नौकरी प्राप्त करने का हेलो, नमस्कार प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, राम राम। कैसे हैं आप लोग? मैं दुष्यंत सागर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? जल्दी से आप लोग आ जाइए। फिर हम लोग क्या करते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं और सारी चीज़ों को समझते हुए क्या करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है भाई? एक बार जल्दी से आप लोग आ जाओ भाई। बहुत बढ़िया जी, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग, राधे राधे भाई, सभी को राधे राधे, सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को राधे राधे। तो क्लास को आगे बढ़ाया जाए, बताओ जल्दी से, क्लास को आगे बढ़ाया जाए। देखो, आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये जो आपकी क्लास चलती है, ठीक है, ये जो आपकी क्लास चलती है भाई, जीके जीएस की क्लास चलती है, जीके और जीएस की क्लास चलती है। ये बात आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं भैया, इसमें हम लोग एनटीपीसी के लिए पढ़ रहे हैं। जीके जीएस किसके लिए? एनटीपीसी के लिए। एनटीपीसी के लिए पढ़ रहे हैं, क्योंकि इसका एग्जाम हमारा बहुत ही नज़दीक आ गया है। ये बात आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये जो आपकी क्लास है, ये डेली कितने बजे होती है? ये डेली होती है भैया सुबह 7 बजे, 7 AM पर ये आपकी क्लास स्टार्ट हो जाती है डेली। तो बिल्कुल टाइम रूटीन बिल्कुल अपना पक्का बनाओ कि हाँ भैया सुबह 7 बजे हमें क्लास पढ़नी है, ठीक है। तो आप लोग तैयारी कर रहे हैं एनटीपीसी की। एनटीपीसी के लिए भाई याद रखना, हमारे एसएससी मेकर एप्लीकेशन पर डेली चल रहा है मॉक टेस्ट, डेली मॉक टेस्ट चल रहा है सुबह 10 बजे। तो इस बात का आप लोग थोड़ा सा ध्यान दें। सुबह डेली 10 बजे मॉक टेस्ट चल रहा है, रोजाना 10 बजे एनटीपीसी के लिए। तो आप लोग इस मॉक टेस्ट को जरूर लगाएं एसएससी मेकर एप्लीकेशन पर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और जो भी बच्चे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, तो ग्रुप डी के लिए भैया हर रविवार 10 बजे प्रैक्टिस सेट अवेलेबल है एसएससी मेकर एप्लीकेशन पर, तो इसको भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा जो भी बच्चे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, तो ग्रुप डी की तैयारी के लिए बहुत बढ़िया आपका बैच चलाया गया है, श्योर सिलेक्शन बैच। इसकी फीस है अभी कितनी? मात्र 350 रुपये। कितनी है? मात्र 350 रुपये इसकी फीस है। दूसरी चीज़, जो भी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भाई हमारा बैच चलाया गया है। कौन सा? तेजस बैच चलाया गया है। कौन सा भैया? तेजस बैच चलाया गया है, तेजस बैच। इसकी फीस कितनी है? मात्र 499 रुपये तेजस बैच की फीस, ठीक है। तो इसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये देखो, ये आज का आपका पहला क्वेश्चन पूछा गया है, इसका आप लोग आंसर दीजिए सभी बच्चे। FQDN का पूर्ण रूप क्या है, ठीक है। और ध्यान देना जरा, ये आपका पहला क्वेश्चन है, ठीक है। इसका आंसर कैसे करेंगे? जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका आंसर आपका ए आ रहा है, तो 1 का आंसर आप लोग 1A करेंगे। यदि आपका आंसर बी आता है तो 1 का आंसर आप लोग 1B करेंगे। यदि आपका आंसर सी आता है तो 1 का आंसर आप लोग 1C करेंगे। और यदि आपका आंसर डी आता है तो 1 का आंसर आप लोग क्या करेंगे? 1D करेंगे। इस फॉर्मेट में आपको क्या करना है? सभी बच्चों को आंसर करना है, ठीक है भाई। इस फॉर्मेट में आप सभी बच्चों को क्या करना है? आंसर करना है। तो कीजिए आप लोग फटाफट से। FQDN का पूर्ण रूप क्या है, बताइए आप लोग। तो फाइल क्वालिफाइड डिवीजन नेम या फुली क्वालिफाइड डिवीजन नेम। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? बी आ जाएगा, यानी फुली क्वालिफाइड डिवीजन नेम इसका, सॉरी फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम इसका फुल फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट, ये देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया है, बताइए इसका आंसर। अनुवांशिक कोड का रहस्य सुलझाने के लिए वर्ष 1968 में चिकित्सा एवं शारीरिक विज्ञान के क्षेत्र में साझा नोबेल पुरस्कार जीतने वाले
भारतीय वैज्ञानिक का नाम बताइए। तो 1968 में किसको नोबेल प्राइज दिया गया था भैया? हरगोविंद खुराना को दिया गया था। ये बात आप लोग जानते ही हो बहुत अच्छे से। किसको? हरगोविंद खुराना को 1968 में नोबेल प्राइज दिया गया था। क्लियर है? ये बात आप लोग जानते हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? ए ऑप्शन आ जाएगा। इसका आंसर कीजिए जरा। कह रहा है कि सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिए। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिए। सोडियम सॉरी रोडियम रेडियम रोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिए, है ना। इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? इसका परमाणु क्रमांक, जब हमें परमाणु क्रमांक पता होगा तभी तो हम क्या करेंगे, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। समझ गए आप लोग बात को? जब परमाणु क्रमांक होगा तभी तो हम क्या करेंगे, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। तो देखें जरा, इनको आप लोग काउंट करो। 2 और 2 4 और 6 और 4 10, यहाँ पे यानी 2p6 तक कितना आ जाएगा? 10 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। ठीक है। और इसके अलावा ये कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। और ये कितना है? 10 है। तो 8 ये है और 2 ये आ जाएगा, 10 ये हो जाएगा। 10 और 10 20 और 10 30 हो जाएगा। 30 है ना। 30 और 6 36, 36 और 9 कितना हो जाएगा? और 9 और 6 13, 3 हासिल 1 और ये 41 आ जाएगा। और 41 ही क्या होता है? इसका परमाणु क्रमांक होता है। तो आंसर कितना आ जाएगा आपका? ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या आ जाएगा? ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है भाई, ये बात आपको समझ में आ गई? बहुत शानदार, बहुत शानदार। हवा ढवा पे चले, है ना भाई। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ए ऑप्शन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 इसका आंसर कीजिए आप लोग सभी बच्चे। बताओ जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताओ आप लोग। बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया है और बेहतर क्वेश्चन है ना। चलो, है ना। तो सॉरी फॉर थोड़ा सा मतलब वो काम आ गया था तो हमने वो कर लिया है। चलो, तो हम लोग क्या करते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं, है ना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। हाँ जी। तो ये देखो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 बताइए आप लोगों को मतलब थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन था तो हमने सोचा थोड़ा सा 1 मिनट का टाइम दे दें आपको, ताकि आप लोग क्वेश्चन को पढ़ के और बहुत अच्छे से आंसर कर सको। क्वेश्चन को पढ़ के बहुत अच्छे से क्या कर सको, आंसर कर सको। तो बताइए आप लोग, वर्ष 2011 से उच्चतम न्यायालय द्वारा किस कीटनाशक के निर्माण, बिक्री एवं उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है, जो मानव जीवन के साथ साथ पर्यावरण पर भी हानिकारक प्रभाव डालता है। जो पर्यावरण पर भी क्या करता है, पर्यावरण के प्रभाव, जो पर्यावरण पर भी क्या करता है, हानिकारक प्रभाव डालता है। ऐसा क्या है बताओ जल्दी से। तो ऐसा क्लोरो या फिर आपका पायरविक ऑक्स, अच्छे नाम है, मतलब पढ़ने में भी अजीब से लगते हैं। या एंडोसल्फाइन, या फिर आपका मेलाथियान,
या क्लोथियानिडीन, या फिर आपका हो जाएगा क्लोफायरीफॉस। क्या हो जाएगा बताओ जल्दी से। 2011 से उच्चतम न्यायालय द्वारा किस कीटनाशक के निर्माण, बिक्री एवं उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है जो मानव जीवन के साथ साथ पर्यावरण पर भी हानिकारक प्रभाव डालता है? ये हो जाएगा आंसर क्या, एंडोसल्फान, सी ऑप्शन। ठीक है, इसका आंसर कीजिए आप लोग। निम्नलिखित में से कौन सी पौधों की वृद्धि, विकास और उत्पन्न फसल उत्पादन हेतु अधिक अनुकूलन स्थिति उत्पन्न करने हेतु मिट्टी भूमि को ढलने की प्रक्रिया है? मिट्टी भूमि को ढलने की क्या है, एक प्रक्रिया है। तो आपका मल्चिंग, या शेल्टर वेल्ट, या आपका सोपनित कृषि, या फिर क्या हो जाएगा समोच्च कृषि, या फिर क्या हो जाएगा समोच्च कृषि। इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मल्चिंग। क्या बोलते हैं, मल्चिंग। क्या बोलेंगे मेरे भाई, मल्चिंग बोलेंगे। बिल्कुल सही है, जिसका आंसर भी ए आया था, बिल्कुल परफेक्ट है। भारत का सबसे भारी और सबसे शक्तिशाली संचार उपग्रह कौन सा है? भारत का सबसे भारी और सबसे शक्तिशाली संचार उपग्रह कौन सा है, ये आपको बताना है। ये हो जाएगा GSAT-11। क्या हो जाएगा, GSAT-11 हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे आप लोग। निम्नलिखित में से किसका उपयोग नाभिकीय रिएक्टर के विखंडन ईंधन के रूप में किया जाता है? किसका उपयोग किया जाता है? तो यूरेनियम 235 का, यूरेनियम 235 का। ठीक है भाई, इसका आंसर कीजिए। निम्नलिखित में से किसके उपचार के लिए अर्जुन वृक्ष की छाल का उपयोग किया जाता है? अर्जुन वृक्ष की छाल का उपयोग किया जाता है, फटाफट से आप लोग बताइए। किसके उपयोग के लिए अर्जुन वृक्ष की छाल का उपयोग किया जाता है? सभी बच्चे बताएं भाई, है ना। अर्जुन वृक्ष की छाल का प्रयोग किया जाता है, किसके लिए प्रयोग किया जाता है? अर्जुन वृक्ष की छाल का प्रयोग किया जाता है तो क्षय रोग के लिए, त्वचा रोग के लिए, या हृदय रोग के लिए? तो जो अर्जुन वृक्ष की जो छाल है, इसका उपयोग किया जाता है हृदय रोग के लिए। किसके, हृदय रोग के लिए। तो आंसर क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट करेंगे आप लोग। AICC, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित किया था? भैया तो ये प्रस्ताव पारित किया था 8 अगस्त को, लेकिन इसको पास कब किया गया था? इसको पास किया गया था 9 अगस्त 1942 में इसको क्या किया गया था, पास किया गया था। ठीक है भाई, और इसी दिन से ये आपका भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था। क्या किया गया था, शुरू किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन क्या किया गया था, शुरू किया गया था। ये बात आपको समझ में आ गई। अब भारत छोड़ो आंदोलन ये आपको क्या करना है, नोट कर लेना भैया। ठीक है, फिर आप लोग भूल जाओ। आगे बढ़ते हैं। और इसका नेतृत्व किसने किया था, भारत छोड़ो आंदोलन का? इसका नेतृत्व किया था किसने, गांधी जी ने। किसने, गांधी ने इसका नेतृत्व किया था, ये भी आप नोट कर लेंगे। ठीक है, और यहीं पर गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। करो या मरो का नारा दिया था, ये भी आप लोग क्या करेंगे, नोट करेंगे। ठीक है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। इसका आंसर दीजिए भैया सभी बच्चे। लिंगराज मंदिर का निर्माण ने कराया था। इसका मतलब ये है कि जो लिंगराज मंदिर है, लिंगराज मंदिर, उसका निर्माण किसने कराया था, बताइए भाई फटाफट से। तो मुगल सम्राट शाहजहां ने करवाया था? नहीं। तो राजपूत चंदेल वंश ने करवाया था? चंदेल वंश के राजाओं ने करवाया था? नहीं। सोमवंशी राजा ने करवाया था। आंसर क्या आ जाएगा आपका, आंसर आ जाएगा मेरे भाई सी ऑप्शन आ जाएगा। लिंगराज मंदिर कहाँ पे है भैया, ये आप कहोगे उड़ीसा में है। कहाँ पे, उड़ीसा में है। ये भी आपको नोट करना है। ठीक है भाई, उड़ीसा के भुवनेश्वर वाले क्षेत्र में। इसका आंसर कीजिए जरा। भारत के कौन से स्थान को वर्ष 2018 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल चुना गया था? तो किस क्षेत्र को 2018 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल चुना गया था, बताओ। विक्टोरिया गोथिक एंड आर्ट डेको असेंबल्स ऑफ मुंबई, इसी को, या फिर लालबाग, या फिर कोणार्क सूर्य मंदिर, या फिर दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान? तो आप कहोगे भैया ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये कहाँ पे है, महाराष्ट्र के मुंबई में है। कहाँ पे है, महाराष्ट्र के मुंबई में है। शाबाश मेरे भाई, शाबाश।
नेक्स्ट क्वेश्चन 23 करेंगे। कांग्रेस अधिवेशन में वंदे मातरम गाने वाली पहली मुस्लिम महिला का नाम बताइए। कांग्रेस अधिवेशन में वंदे मातरम गाने वाली पहली मुस्लिम महिला का नाम बताइए, कौन थी? तो रहना तैयब जी। कौन थी? रहना तैयब जी, या बेगम हजरत महल, या फिर आपका असगरी बेगम, या फिर रजिया खातूम, या फिर कौन हो जाएगी? रजिया खातूम। तो आप कहोगे भैया रहना तैयब जी। रहना तैयब जी एक ऐसी महिला हो जाएगी जिसने कांग्रेस के अधिवेशन में पहली बार क्या गाया था भैया? वंदे मातरम गाना गाया था। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ये जो वंदे मातरम गीत है इसको पहली बार कब गाया गया था, तो इसको पहली बार गाया गया था 1896 में। कब? 1896 में गाया गया था। ये भी आपको नोट करना है। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? ए ऑप्शन आ जाएगा, ए। ये देखो, इसका आंसर कीजिए। अनुच्छेद 243 का सी किससे संबंधित है? बताओ। अनुच्छेद 243 का जो सी है यह किससे संबंधित है? अच्छा क्वेश्चन है भाई, अच्छा। तो बच्चों की प्रारंभिक देखभाल के और शिक्षा का प्रावधान से संबंधित है, यह संघ और नाम क्षेत्र से संबंधित है, या प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित है, या पंचायतों की संरचना से संबंधित है? तो आप कहोगे भैया पंचायतों की संरचना से संबंधित है, यानी डी ऑप्शन आपका बिल्कुल परफेक्ट आ जाएगा। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल परफेक्ट आ जाएगा। ठीक है भाई। यूएन का 193वां सदस्य देश चयनित किया गया, बताओ। यूएन का 193वां सदस्य देश चयनित किया गया था, क्या? दक्षिणी सूडान। दक्षिणी सूडान है ना। आंसर क्या आ जाएगा आपका? आंसर आ जाएगा ए। दक्षिणी सूडान और सूडान को कब अलग किया गया था? तो 2011 में। 2011 में सूडान से दक्षिणी सूडान अलग किया गया था। ठीक है भाई। नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम की शुरुआत कब हुई थी, बताओ। नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम की शुरुआत जो है वह कब की गई थी? ये आप सभी बच्चों को क्या करना है? इसका आंसर बताना है। ये आप सभी बच्चों को इसका आंसर बताना है। बताओ जल्दी से। तो क्या 14 अक्टूबर 2004 में, या 14 अक्टूबर 2005 में, या 14 अक्टूबर 2004 में, या 14 अक्टूबर 2004? अरे सब अक्टूबर ये थोड़ी ना है ना। ये 14 नवंबर 2004 है। अरे यार कोई बात नहीं, चलो देखो। 14 अक्टूबर 2004, 14 नवंबर 2004 और 2005, 14 नवंबर 2004 है ना, और 14 दिसंबर 2004। बताओ जल्दी से क्या आंसर आ जाएगा? है भाई। तो नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम की शुरुआत कब हुई थी? 14 नवंबर 2004 में। और 14 नवंबर को हम लोग क्या मनाते हैं? चिल्ड्रंस डे मनाते हैं। क्यों? क्योंकि 14 नवंबर को किसका जन्म हुआ था? तो पंडित नेहरू जी का जन्म हुआ था। किसका? पंडित नेहरू जी का जन्म हुआ था। शाबाश, बहुत बढ़िया। किसका? पंडित नेहरू जी का जन्म हुआ था। ठीक है। इसका आंसर कीजिए जरा सभी बच्चे। गौतम बुद्ध के निम्नलिखित उपदेशों में से किसे अग्रिम उपदेश के रूप में जाना जाता है? किसे अग्रिम उपदेश के रूप में जाना जाता है? बताइए जरा। तो धम्म चक्र प्रवर्तन सूत्र, या इसी को हम लोग धर्म चक्र प्रवर्तन बोलते हैं, तो आदित्य परियान सूत्र। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? बी ऑप्शन आ जाएगा, बी ऑप्शन। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सुसुप्त ज्वालामुखी है? ये हमें बताना है। कौन सा सुसुप्त ज्वालामुखी है? तो बताइए जरा। जापान में स्थित सकुराजिमा। जापान में स्थित सकुराजिमा सुसुप्त पूछा है। सुसुप्त मतलब निष्क्रिय हो गया। अब इसमें अंदर अंदर इसके क्या नहीं है? ज्वाला नहीं है। ठीक है। तो या फिर आपका अंटार्कटिका में स्थित माउंट एरेबस, या इटली का एटना, या फिर हवाई स्थित मोना लोआ। तो हवाई द्वीप पर स्थित मोना लोआ ये क्या हो जाएगा? एक सक्रिय ज्वालामुखी हो जाएगा। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक आ जाएगा। क्या आ जाएगा? डी ऑप्शन। ठीक है। इटली में एक तो आपका एटना ज्वालामुखी है। कौन सा? एटना ज्वालामुखी है। और इटली में एक स्ट्रोम्बेली है। क्या है? स्ट्रोम्बेली। स्ट्रोम्बेली ज्वालामुखी। स्ट्रोम्बेली ज्वालामुखी है। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? डी आ जाएगा। आंसर डी आ जाएगा, लेकिन ये हमने आपको बताया है। चलो बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया है ना। तो आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर क्या आ जाएगा? डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 कीजिए आप लोग फटाफट से। किस युग को प्राचीन भारत का स्वर्ण युग माना जाता है? किस युग को
प्राचीन भारत का स्वर्ण युग माना जाता है? फटाफट से आप लोग इसका आंसर भी बताइए भाई, किस युग को प्राचीन भारत का स्वर्ण युग माना जाता है? तो गुप्त काल को हम लोग क्या बोलते हैं? प्राचीन भारत का स्वर्ण युग मानते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23, टोटल 25 तक करेंगे हम लोग 23 क्वेश्चन पे पहुंच गए हैं। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी से संबंधित मामलों को नियंत्रित एवं विनियमित करने हेतु ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित प्रथम अधिनियम कौन सा था? तो सबसे प्रथम अधिनियम जो था वो कौन था? रेगुलेटिंग एक्ट था। आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, ये सबसे पहला आया था 1773 में। ठीक है, इसी को बोलते हैं कंपनी से, ये कंपनी से संबंधित आया था। ठीक है, 32वां क्वेश्चन है ये, है ना? अच्छा, ये 32वां क्वेश्चन है, तो ये 33वां क्वेश्चन कर लो। वेटिंग फॉर अ वीजा किसकी आत्मकथा है? वेटिंग फॉर अ वीजा किसकी आत्मकथा है? ये B.R. अम्बेडकर की आत्मकथा है। किसकी? B.R. अम्बेडकर की आत्मकथा है। इसका आंसर करो। 9 दिसंबर 1946 को आयोजित संविधान सभा की प्रथम बैठक के अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा थे। इनको अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। क्या बनाया गया था? इनको अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। ऑरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में बेहतरीन कार्य के लिए प्रदान किया जाता है? तो ये कृषि एवं पर्यावरण के लिए दिया जाता है। कृषि एवं पर्यावरण के लिए दिया जाता है। दिस इज लास्ट, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है और यही आपका क्या है? होमवर्क क्वेश्चन है। ठीक है भाई, और कल से आपकी पूरी क्लासें क्या चलेंगी? लाइव चलेंगी, फुल एंड फाइनल और धुआंधार क्लासें चलेंगी। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, राम राम। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बने रहिए, बिंदास रहिए, खुश रहिए। और ये हमारा देखो भाई, आपको बता दें NTPC के लिए बहुत बढ़िया मॉक टेस्ट चल रहा है, फ्री बिल्कुल, डेली चल रहा है सुबह 10 बजे। सुबह 10 बजे डेली चल रहा है SSC मेकर एप्लीकेशन पे। तो आप लोग जरूर आइए और इस मॉक टेस्ट को जरूर ज्वाइन कीजिए। ठीक है, तो कल मिलते हैं सेम जगह सेम टाइम पर। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, राम राम, जय हिंद।